दोस्तों, आज हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी सीमित आमदनी से अधिकतम संतुष्टि करने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार एक उत्पादक भी, एक फर्म भी अपने सीमित साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसके लिए वो भिन्न भिन्न नियमों के तहत उत्पादन करती हैं और इस तरह का। तो इसको देखिए अब आगे। अल्पकाल में एक फर्म कुछ साधन स्थिर रखती है और कुछ साधन परिवर्तनशील रखती है। तो इसमें दो प्रकार हो सकता है, एक अल्पकाल में, एक दीर्घकाल में। अल्पकाल में अपन कुछ साधन चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, और दीर्घकाल में सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अल्पकाल में एक फर्म कुछ साधन स्थिर रखती है और कुछ साधन परिवर्तनशील होती हैं। अतः इस भिन्न भिन्न साधनों के बीच ऐसा संयोग स्थापित किया जाता है जिस पर माल की दी हुई मात्रा न्यूनतम लागत पर उत्पादन की जा सके। इस संबंध में दी हुई टेक्नोलॉजी को दी हुई मान ली जाती है और फर्म में भिन्न भिन्न उत्पादन सहयोग को बदलकर उसको अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे हमें अधिकतम लाभ हो। इसका अध्ययन परिवर्तनशील अनुपातों के नियम या उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत किया जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम समान, वर्धमान और ह्रासमान तीनों पर आगे आएगा। तो आगे अपन पहले इसके नियम बारे में पढ़ते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, या उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिसमिनिशिंग रिटर्न्स। आजकल उत्पत्ति ह्रास नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। वैसे शाब्दिक अर्थ के अनुसार परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का आशय एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन के साधनों का अनुपात बदला जाता है और हम उसका प्रभाव उत्पत्ति पर देखते हैं। ये प्रभाव बढ़ते हुए प्रतिफल, समान प्रतिफल और घटते हुए प्रतिफल तीनों रूपों में प्रकट होता है। लेकिन बढ़ते हुए प्रतिफल के रूप में एक सीमा तक ही मिलता है और अंत में घटते हुए प्रतिफल के रूप में सामने आ जाता है। घटते प्रतिफल के रूप में क्या था, सामने आ जाता है। मूलतः परिवर्तनशील अनुपातों का नियम में ह्रासमान प्रतिफल का नियम समाया होता है, इसलिए दोनों को एक ही माना जाता है। ये अल्पकाल में ही लागू होता है। इसमें एक साधन स्थिर रहता है, दूसरा साधन परिवर्तनशील रहता है, जिससे एक सीमा के बाद सीमांत उस साधन की सीमांत भौतिक उत्पत्ति, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी MPP घटने लगती हैं। आरंभ में जब एक स्थिर साधन बड़ा होता है और परिवर्तनशील साधन की मात्राएं बढ़ी जाती हैं, तो स्थिर साधन का अच्छा उपयोग होने से कुछ सीमा तक सीमांत भौतिक उत्पत्ति बढ़ जाती है, जिससे हमें वर्धमान प्रतिफल की दिशा प्राप्त होती है, हमें लाभ प्राप्त होता है, हमें इंक्रीजिंग रिटर्न प्राप्त होता है। एक सीमा के बाद स्थिर प्रतिफल की दिशा आ जाती है और परिवर्तनशील साधनों का अनुकूलतम सहयोग ऑप्टिमम हो जाता है। अनुकूलतम सहयोग क्या होता है? अनुकूलतम हो जाता है, जहाँ सभी साधन अनुकूलतम अनुपात में मिल जाते हैं। कोई भी साधन कम या अधिक नहीं होता है। ये फर्म के अनुकूलतम स्थिति बन जाती हैं तथा इसके प्रति इकाई उत्पादन लागत न्यूनतम होती है। इस सीमा के बाद परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाएंगे अपन, तो अनुकूलतम सहयोग क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा और स्थिर साधन पर दबाव बढ़ने से परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाने पर उसकी भौतिक सीमांत उत्पत्ति MPP घटने लग जाएगी। इस प्रकार साधनों के संयोग में एक सीमा के बाद ह्रासमान उत्पत्ति की प्रवृत्ति लागू हो जाती है। अब ह्रासमान प्रतिफल क्या है? प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में देखिए। प्रोफेसर मार्शल के शब्द ह्रासमान प्रतिफल का नियम अथवा प्रवृत्ति को अस्थायी रूप से निम्न शब्दों में कहा जाता है। भूमि पर खेती, मार्शल ने भूमि से जोड़ के क्या था? भूमि पर खेती करने में पूंजी और श्रम की वृद्धि से सामान्यतः उपज की मात्रा में अनुपात में कम वृद्धि होती है, बशर्ते कृषि की कला में कुछ सुधार ना हो। अर्थात अपनी कह सकते हैं भूमि को स्थिर रखकर पूंजी और श्रम की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। और मार्शल का कथन है सामान्यतः का अर्थ होता है भूमि एवं पूंजी। भूमि पर पूंजी व श्रम की पर्याप्त मात्रा लगा जाने के बाद भी वो नियम लागू होता है। दूसरी शर्त इसकी होती है कि कृषि की कला में कोई सुधार नहीं होना चाहिए। यदि कृषि की कला में कोई सुधार नहीं होगा तो सीमांत उत्पत्ति बढ़ सकती है। उसी प्रकार इस नियम के बारे में कुछ तो अपन इसके शब्द में ये कह सकते हैं, घटते हुए सीमांत प्रतिफलों का नियम ये व्यक्त करता है कि जब एक इनपुट में समान मात्रा में वृद्धि होती है तो एक बिंदु अंत में ऐसा आ जाएगा जब उत्पादन की वृद्धियाँ कैसे होगी? घटने लग जाएगी। लिप्से भी ये कहते हैं, ह्रासमान प्रतिफल का नियम ये बताता है कि यदि एक परिवर्तनशील इनपुट की बढ़ती मात्रा एक स्थिर इनपुट की दी हुई मात्रा के साथ प्रयोग की जाती है, तो परिवर्तनशील इनपुट की सीमांत उत्पत्ति घटती है। अर्थात प्रोफेसर
लिप्से से भी ये कहते हैं कि जो हासमान नियम होता है, जब अपन एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाएंगे और स्थिर साधन की मात्रा स्थिर रहेगी तो कुछ तो पहले वृद्धि होगी, फिर समान होगा, फिर क्या होगा, अंत में घटना शुरू हो जाएगा, अर्थात अंत तक उसकी सीमा और औसत उत्पत्ति घटेगी। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के शब्द भी इसी प्रकार से उन्होंने विवेक किया था। थोड़ा सा विचार करने से पता चलता है कि हासमान प्रतिफल का नियम ये बताता है कि एक उत्पादन का साधन दूसरे साधन से एक सीमा तक प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अर्थात एक के स्थान दूसरी वस्तु को थोड़ी देर के लिए स्थापित कर सकते हैं, उसका पूरा प्रयोग नहीं कर सकते, उसके स्थान पर नहीं यूज़ नहीं कर सकते। अर्थात आप नहीं कह सकते हैं साधनों के बीच प्रतिस्थापन की लोच अनंत या असीमित नहीं होती, उसकी एक लिमिटेशन होती है, सीमाएँ होती है, इसलिए ये आसमान का नियम लागू होता है। आसमान नियम की कुछ मान्यताएं हैं जो इस प्रकार हैं। टेक्नोलॉजी दी हुई होती है, यदि टेक्नोलॉजी में सुधार हो जाएगा तो आसमान नियम लागू नहीं होगा। साधनों के अनुपात स्थिर नहीं रहते हैं, वे बदलते रहते हैं, इसलिए ये परिदृश्य से साधनों के अनुपात स्थिर नहीं रहते, बदल रहते, क्योंकि एक साधन स्थिर है, दूसरा चेंज होगा तो अनुपात बदल जाएगा। तीसरा, परिवर्तित साधन की सभी इकाइयाँ एक से कार्यकुशल होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। ये तीनों आप देखेंगे, आप ही देखिए, आसमान की सीमाएँ मैंने इसमें बता रखी है, पॉइंट 1, 2, 3। टेक्नोलॉजी दी हुई होगी, साधनों के अनुपात स्थिर नहीं रहते, और परिवर्तन से जो साधन हम चेंज कर रहे हैं उसकी इकाई कैसी होगी, एक सी होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।